हिंदी साहित्य की कक्षा 6 का एक नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ भाषा ही नहीं सिखाती, यानी हमें सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाती, अपितु हमें जीवन जीने की कला और उसके महत्व को भी बताती है। आज हम साहित्य की कक्षा में अपना पाठ शुरू का इतिहास को पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए बिना किसी देरी से इस पाठ को शुरू करते हैं। यह है पाठ 2 यानी अध्याय 2, शुरू का इतिहास। पाठ परिचय में हम जानेंगे कि यह पत्र यानी इस पाठ को हमें पत्र के माध्यम से, एक चिट्ठी के माध्यम से पढ़ेंगे, और जो जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी बेटी यानी अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। इसमें उन्होंने किशोरी इंदिरा को बताया कि मनुष्य कैसे जंगलीपन से सभ्यता की ओर बढ़ा और सारी दुनिया पर राज करने लग गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो पत्र लिखा, वो इस पत्र में, यह पत्र पिता के पत्र पुत्री के नाम नामक पुस्तक से लिखा गया। ये पत्र उन्होंने अंग्रेजी भाषा में यानी इंग्लिश में अपनी बेटी इंदिरा को लिखा था, जिनका हिंदी अनुवाद मुंशी प्रेमचंद्र जी, जो हमारे हिंदी साहित्य की एक महान लेखक हैं, उन्होंने इनका अनुवाद हिंदी भाषा में किया था। आइए इस बात को हम शुरू करते हैं। अपने पहले पत्र में मैंने तुम्हें बताया था, ये बात कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू जी, कि हमें संसार की किताब से ही दुनिया के शुरू का हाल मालूम हो जाता है। इस किताब में चट्टान, पहाड़, घाटियाँ, नदियाँ, समुद्र, ज्वालामुखी और हर एक चीज़ जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं वह शामिल है। यह किताब हमेशा हमारे सामने खुली रहती है, लेकिन बहुत ही थोड़े आदमी इस पर ध्यान देते हैं, या इसे पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर हम इसे पढ़ना और समझना सीख लें तो हमें इसमें कितनी ही मनोहर कहानियाँ मिल सकती हैं। इस जीवन की किताब में इसके पत्थर के पृष्ठों यानी पन्नों में हम जो कहानियाँ पढ़ेंगे वे परियों की कहानियों से कहीं सुंदर होंगी। इस तरह संसार की इस पुस्तक से हमें पुराने ज़माने का हाल मालूम होता है, यानी ये पता चलता है कि पुराने ज़माने में क्या होता था। जब हमारी दुनिया में कोई आदमी या जानवर न था, जैसे जैसे यानी ज्यों-ज्यों हम पढ़ते जाएंगे, हमें मालूम होगा कि पहले जानवर कैसे आए और उनकी तादाद यानी उनकी संख्या कैसे बढ़ती गई। उसके बाद आदमी आए, लेकिन वो आदमी जो थे वो उन आदमियों की तरह न थे जिन्हें आज हम देखते हैं, यानी उनका वो बहुत ज़्यादा अलग था। वे लोग पहले से बहुत ज़्यादा अलग हैं। जैसे आज मनुष्य हैं, उससे बहुत ज़्यादा भिन्नताएं पुराने आदमियों में मौजूद थी। वे जंगली थे और जानवरों में और उनमें बहुत कम फर्क था, यानी बहुत कम अंतर मनुष्यों और जानवरों में पाया जाता था। धीरे धीरे उन्हें तजर्बा हुआ, यानी उन्हें एक्सपीरियंस हुआ और उन्होंने सोचने की ताकत आई। वो अब अपने दिमाग को, बुद्धि का प्रयोग अब करने लगे। इसी ताकत ने उन्हें जानवरों से अलग कर दिया। यह असली ताकत थी जिसने उन्हें बड़े से बड़े और भयानक से भयानक जानवरों से ज़्यादा बलवान बना दिया। तुम देखती हो कि एक छोटा सा आदमी एक बड़े हाथी के सिर पर बैठकर उससे जो चाहता है करा लेता है। हाथी बड़े डील डॉल का जानवर है और उस महावत से कहीं बलवान है जो उसकी गर्दन पर सवार है। लेकिन महावत में सोचने की ताकत है और इसी की बदौलत वह मालिक है और हाथी उसका नौकर है। नौकर क्यों है हाथी? क्योंकि उसमें बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाता। लेकिन महावत कौन है? मनुष्य, जो
अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है। जैसे जैसे आदमी में सोच की ताकत बढ़ी, उसकी सूझबूझ बढ़ने लगी। उसने बहुत सी बातें सोच निकाली। आग जलाना, जमीन जोतकर खाने की चीज़ें पैदा करना, कपड़ा बनाना और पहनना, और रहने के लिए घर बनाना, ये सभी बातें उसे मालूम हो गई थी। यानी अब उसने अपने बुद्धि के प्रयोग से इन सब चीज़ों का पता लगा लिया था कि कैसे कपड़े पहने जाते हैं, कैसे आग लगाई जाती है। यानी कुछ चीज़ों में उसने अब आगे आगे प्रगति करनी शुरू कर दी थी। बहुत से आदमी मिलकर एक साथ रहते थे और इस तरह पहले शहर बने। यानी समूह के रूप में लोग रहते थे, तो एक शहर बन गया, फिर अगला शहर बन गया, फिर अगला शहर बन गया। शहर बनने से पहले लोग जगह जगह घूमते फिरते थे और शायद किसी तरह के खेमों में रहते होंगे। तब तक उन्हें ज़मीन से खाने की चीज़ें पैदा करने का तरीका, यानी उन्हें नहीं पता था कि खेती कैसे की जाती है, कैसे हम अनाज या कोई फसल उगा सकते हैं। उन्हें इस बारे में पता नहीं था। न उनके पास चावल थे, न गेहूं जिससे रोटियां बनती हैं, न तो तरकारियां या न तो सब्जियां थी, और न ही कोई दूसरी चीज़ें, क्योंकि वो खेती करना ही नहीं जानते थे। तो वो सब इन सब बातों से अनजान थे। जो हम खाते हैं, शायद कुछ फल और बीज उन्हें खाने को मिल जाते हैं, मगर ज़्यादातर वे जानवरों को मारकर उसका मांस खाते थे। यानी वो जानवरों को मार देते थे और उसका मांस खा लिया करते थे। जैसे जैसे शहर बनते गए, लोग तरह तरह की सुंदर कलाएं सीखते गए। उन्होंने लिखना भी सीखा, लेकिन बहुत दिनों तक लिखने को कागज़ न था और भोजपत्र पर या ताड़ के पत्ते पर लिखते थे। पहले कागज़ नहीं हुआ करता, तो पत्ते पर कोई बात लिख दिया करते थे। आज भी कुछ पुस्तकालयों में कुछ समूची किताबें मिलेंगी जो उसी पुराने ज़माने में भोजपत्र पर लिखी गई थी। भोजपत्र यानी जिन पत्तों पर भोजन किया जाता था, वो भोजपत्र कहलाते थे। अब कागज़ बना है और लिखने में आसानी हो गई है, लेकिन छापे खाने न थे। जहाँ पर छपाई होती थी वो खाने नहीं थे। और आजकल की तरह किताबों हज़ारों की तादाद में न छप सकती थी। यानी जैसे आज बहुत मात्रा में किताबों को छापा जाता है, प्रकाशन किया जाता है, पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि कागज़ ही नहीं था। कोई किताब जब लिख ली जाती थी तो बड़ी मेहनत के साथ ही उसकी नकल की जाती थी। ऐसी दशा में किताबें बहुत न थी। तुम किसी किताब बेचने वाले की दुकान पर जाकर चटपट किताब न खरीद सकती थी। यानी किताब खरीदना बहुत मुश्किल बात थी। तुम्हें किसी से उसकी नकल करानी पड़ती और उसमें समय लगता, तब तुम जाकर कहीं उस किताब को पढ़ पाते। लेकिन उन दिनों लोगों के अक्षर बहुत सुंदर होते थे, यानी लिखाई उनकी बहुत सुंदर होती थी। आज भी पुस्तकालयों में ऐसी किताबें मौजूद हैं, यानी उपलब्ध हैं, जो हाथ के बहुत सुंदर अक्षरों में लिखी गई है, यानी लिखावट बहुत अच्छी थी। हिंदुस्तान में खासकर संस्कृत, फारसी और उर्दू की किताबें मिलती हैं। अक्सर यानी ज़्यादातर नकल करने वाले पृष्ठों के किनारों पर सुंदर बेल बूटे बना दिया जाए करते थे। यानी बेल बूटे यानी उनको सजाने का कार्य किया जाता था। शहरों के बाद धीरे धीरे देशों और जातियों की बुनियाद पड़ी। यानी अब देश बनने लगे और अलग अलग तरीके की जातियों का निर्माण होने लगा। जो लोग एक मुल्क के पास रहते थे, उनका एक दूसरों से मेल जोल हो जाना स्वाभाविक था। वो समझने लगे थे कि हम एक दूसरे मुल्क वालों से बढ़ चढ़कर हैं और बेवकूफ़ी से उनसे लड़ने लग गई। उनकी समझ में ये बात नहीं आई, और आज भी ऐसे लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि लड़ने और एक दूसरे की जान लेने से बढ़कर बेवकूफ़ी की बात कोई और
नहीं हो सकती, यानी झगड़ा करके हम अपना ही खुद का नुकसान करते हैं, इससे किसी को फायदा नहीं होता। जिस जमाने में शहर और मुल्क बने उसकी कहानी जानने के लिए पुरानी किताबें कभी मिल जाती थी, लेकिन ऐसी किताबें बहुत नहीं थी। हाँ, दूसरी चीज़ों से हमें मदद मिलती है। पुराने ज़माने के जो राजा महाराजा थे वो अपने समय का हाल पत्थर के टुकड़ों और खंभों पर लिखवा दिया करते थे, यानी खंभों पर खुदवा कर उसमें लिखाई करवा दिया करते थे। किताबें बहुत दिनों तक नहीं चल सकती थी, उनका कागज़ गल जाता था, यानी बिगड़ जाता था या नुकसान हो जाता था, लिखाई खत्म हो जाती थी या फिर उसे कीड़े खा जाया करते थे। लेकिन पत्थर बहुत दिनों तक चलता था। शायद तुम्हें याद होगा कि तुमने इलाहाबाद के किले में अशोक की बड़ी लाट देखी है। कई सौ साल हुए अशोक हिंदुस्तान का एक बड़ा राजा था। उसने उस खंबे पर अपने एक आदेश खुदवा दिया। अगर तुम लखनऊ के अजायब घर में जाओ तो तुम्हें बहुत से पत्थर के टुकड़े मिलेंगे जिन पर अक्षर खुदे हुए हैं, यानी पत्थर को खोद कर उस पर अक्षर से कुछ लिख दिया जाता था ताकि वो लंबे समय तक चल सके, क्योंकि कागज़ को या तो वो गल जाता था या फिर कीड़े खा जाते थे, तो वो कागज़ लंबा नहीं चल पाता था, लिखाई लंबी नहीं चल पाती थी। संसार के देशों का इतिहास पढ़ने लगोगी तो तुम्हें उन बड़े बड़े कामों का हाल मालूम होगा जो चीन और मिस्र ने किए थे। उस समय यूरोप के देशों में जंगली जातियां बसती थीं। तुम्हें हिंदुस्तान के उस शानदार ज़माने का हाल भी मालूम होगा जब नारायण और महाभारत लिखे गए तथा हिंदुस्तान बलवान और धनवान देश था। आज हमारा मुल्क यानी हमारा देश बहुत गरीब है और एक दिन एक विदेशी जाति हमारे ऊपर राज्य कर रही है, यानी विदेशी जाति यानी विदेश के लोग हम पर राज्य कर रहे हैं। हम अपने ही देश में आज़ाद नहीं हैं और जो कुछ करना चाहें नहीं कर सकते, लेकिन यह हाल हमेशा नहीं था और अगर हम पूरी कोशिश करें तो शायद हमारा देश फिर आज़ाद हो जाए, जिससे हम गरीबों की दशा सुधार सकें और हिंदुस्तान में रहना उतना ही आरामदेह यानी आराम प्रदान करने वाला आसान हो जाए जितना कि आज यूरोप के कुछ देशों में रहना सरल और आसान है। मैं अपने अगले खत यानी अगले पत्र में संसार की मनोहर कहानी शुरू से लिखना शुरू करूँगा। ये लिखा गया है पिता के पुत्र पुत्री के नाम से पुस्तक के साभार से। तो इसी के साथ आज की हमारी ये साहित्य की कक्षा समाप्त होती है। हम फिर से साहित्य के ऐसे रोचक पाठ लेकर आपके सामने अगली कक्षा में प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।